आज हम लाओ त्से से सीखेंगे कि दुनिया में ईश्वर अगर है तो उसका क्या प्रूफ है। क्योंकि जब तक हमको क्लियर नहीं हो जाएगा प्रूफ के साथ कि ईश्वर है, तब तक हमारे पैरों के जो कदम चल रहे हैं, हमारे अंदर में जो एनर्जी स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जा रही है, उसमें इंटेंसिटी नहीं आएगी, उसमें ताकत नहीं आएगी। तो कैसे क्लियर हो जाए कि सचमुच में ईश्वर हैं। सबसे पहला प्रूफ तो ये है कि हम हैं, ये ब्रह्मांड है। आपको लगता होगा ये क्या प्रूफ है? आप और हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, एक मैजिकल बॉडी है जो देख सकती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी बात करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट, और वो मशीनों को आदमी की इंटेलिजेंस से कंपेयर करके बोलते हैं कि मशीनें किसी दिन इतनी इंटेलिजेंट हो पाएंगी कि वो आदमियों के बराबर हो पाएंगी। लेकिन ये आदमी को बनाने वाली मशीन कौन सी है? और क्या आदमी अपने आप में, चाहे बहुत इंटेलिजेंट लोगों को छोड़ दीजिए, एक सिंपल सा कॉमन, चाहे जानवर ले लीजिए आप, एक सिंपल सा बच्चा ले लीजिए जो बहुत बड़ा एग्जामिनर पास करने वाला नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई योगी नहीं है, बट सिंपल सा छोटा सा बच्चा जो देख सकता है, मतलब उसके आँखों के अंदर में बहुत एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड कैमरा जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है हमारे एक अलग फैकल्टी, नाक की फैकल्टी, जो दुनिया को सूंघ करके डिसाइड करती है अच्छी है कि ख़राब, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये दो फैकल्टी को जोड़ने के लिए आज तक, और कहते हैं अगले कम से कम 1000 या 2000 सालों तक कंप्यूटर्स नहीं कर पाएंगे। अभी तक कोई स्मेलिंग की फैकल्टी कंप्यूटर्स में हम लोग चालू नहीं कर पाए हैं। हाँ, एक और फैकल्टी हमने चालू कर दिया है, सुनने की फैकल्टी, लेकिन अभी भी कंप्यूटर्स में सुन करके सोचना, उसके लिए ढेर सारा डाटा चाहिए होता है। एक छोटे से इंसान के बच्चे को जब दिखाई देना शुरू हो जाता है तो इनग्रेन्ड बहुत डाटा पहले से स्टोर्ड होता है। वो कहाँ से स्टोर्ड होता है? ये जो डिज़ाइन होती है फिजिकल बॉडी की, जिसमें लिवर, हार्ट, लंग्स इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करता है, इसका डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क किसने दिया होगा? इसको या तो हम ईश्वर का नाम दे दें, या हम कह दें कि नेचुरल फोर्सेस हैं, लेकिन अगर वो फोर्सेस भी हैं तो भी वो इंटेलिजेंट तो हैं। तो अगर हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट फोर्सेस हैं तभी तो हम और आप यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला प्रूफ तो ये हो गया। इसके लिए लाओ त्से एक सिंपल सा लॉजिक देते हैं, और बहुत ही प्यारा लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं, आप जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं उसके अंदर में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। जो मैंने बोला, जो भी बातें कर रहे हैं, इसमें मैंने जो बोला, बातें बोला, इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया, मात्राओं का प्रयोग किया गया, मेरी आवाज़ की उतार चढ़ाव का और गैप का प्रयोग किया गया। इसी के ज़रिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारी फिजिकल बॉडी और हमारा माइंड कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, जिसको हम लॉज कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। धरती है, ग्रेविटी ऊपर से नीचे आती है, ऐसे ही हार्ट में जब ब्लड पंप होता है तो ग्रेविटी के खिलाफ वो ब्रेन में जाता है और बाकी बॉडीज ऑर्गन्स में पहुंचता है। तो ये जो एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है हमारा बॉडी या ये जो नेचर, उसके पीछे कोई तो माइंड है। माइंड से कंफ्यूज मत होइएगा, माइंड से ये मत सोचिएगा कोई इंसान बैठा है जो टाइप कर रहा है, या कोई कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठ करके हर चीज़ का हिसाब किताब लगा करके ऑर्डर्स दे रहा है। ये जो माइंड है वो पूरी जगह फैला हुआ है। इसको हम लोग एक अलग तरीके से समझेंगे। जब जनोगा एडवांस में आप जाएंगे तो हम लोग यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कहते हैं। जैसे हमारा माइंड तो ये ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, और जहाँ तक हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारा मुंह, जहाँ तक इसकी लिमिट्स हैं वहाँ तक ही सोच पाता है, वहाँ तक ही कुछ कर पाता है। लेकिन यूनिवर्सल डिवाइन माइंड हमारे इस माइंड का ही एक दूर का ऐसा हिस्सा है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर हल्का सा भरोसा आ जाए। बट वो माइंड ऐसा माइंड है जो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पर एग्जिस्ट करता है, जो ये रूल्स कहते हैं पहली बार बनाता है। तो अगर कोई ऐसा रूल बनने की शुरुआत कहीं से हो रही है, इस दुनिया के ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस की कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले और इसके बाद में वो एंटिटी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम ताओ कहते थे लाओ त्से, और हम और आप उसको ईश्वर कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, गॉड कहते हैं। मैं उसको डिवाइन फ्रैगमेंट कहता हूँ। कि ताओ कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये तो केवल एक शब्द है, एक नाम है। अपने आप में ये कोई जस्टिस नहीं करता है जिस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी पुराने सेजेस थे, जो एंशिएंट
साधु होते थे, ऋषि होते थे, वो इस चीज़ को महसूस कर पाते थे, ताओ को या सेल्फ को, या जिसको भी गॉड कह लीजिए, वो एक छोटे से बूंद में या फिर किसी गैलेक्सी के किसी बड़े से तारे के अंदर में। तारा देखने से छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। सूरज हमारी धरती से कितना बड़ा है, उसमें भी ताओ का असर है। और एक छोटा सा बूंद जब नीचे गिरता है आसमान में से, तो वो भी एक रूल फॉलो करता है, कमांड फॉलो करता है। वो किसका कमांड है? सेजेस कहते हैं ये किसी और का नहीं है, ताओ का है। हमारे अंदर जो ताओ है, हमारे अंदर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसका। असली गुरु कौन है ताओ के हिसाब से? कब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप गुरु हैं, आप दूसरे को डायरेक्ट कर सकते हैं? जब आप खुद ताओ के साथ ट्रैवल करें। ताओ ऐसे मान के चलिए जैसे एक बहुत बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी, सब जगह बह रही है, आपके आसपास सब जगह। और उस नदी के अंदर में अगर हम अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं, अपने ईगो के हिसाब से चलते हैं, अपने एरोगेंस के हिसाब से चलते हैं, तो उस नदी के खिलाफ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्शन गलत है। लेकिन जब आपकी दिशा इस बड़ी सी नदी, इस फोर्स जिसमें सारे ब्रह्मांड, सारी गैलेक्सीज, हर चीज़ चल रही है, जब उसके साथ आप भी चलना शुरू हो जाते हैं, तो आपका सेल्फ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और आप ताओ हो जाते हैं, आप ही डिवाइन फ्रैगमेंट हो जाते हैं। और उस कंडीशन में आप अपनी डेस्टिनी को, आप तो होते नहीं, बस डेस्टिनी और आप एक ही हो जाते हैं। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं, बल्कि कहना चाहिए जहाँ आप जाते हैं वहीं आप जाना चाहते हैं। आप में और इस ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं रह जाता। और ऐसा ही आदमी दूसरे को भी दिशा दिखा सकता है, क्योंकि उसको खुद अपनी अल्टीमेट डायरेक्शन ताओ के अंदर मिल गई है। इस धरती में हम लोग जब चलते हैं तो रोड पर चलते हैं, लेकिन हमारा शरीर किस चीज़ को फॉलो करता है? उन नियम और कानून को फॉलो करता है जो इस धरती के हिसाब से हैं। अगर यहाँ हवा ना हो तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, पानी ना हो तो हम मर जाएंगे कुछ ही दिनों में, खाना ना मिले तो कुछ हफ्तों में मर जाएंगे हम। तो ये जो शरीर है वो इस धरती का एक रूल फॉलो करता है, सिद्धांत फॉलो करता है। इन टर्न ये धरती अपने 9 ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, उन सब के साथ सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो वो इस गैलेक्सी का रूल्स फॉलो करती है। वो इसको तोड़ नहीं सकती है, अपने धुरी पर चलती रहेगी और सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती रहेगी। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। सूरज को भी अपने 9 ग्रहों और अपने एक बहुत बड़े परिवार के साथ एक और बड़े सर्कल पे घूमना पड़ता है। हमारे और आपके हिसाब से घूमना है, लेकिन वो जी रहा है जैसे हम जी रहे हैं अपने परिवार के साथ। हर रोज़ सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, अपने बच्चों परिवार के साथ समय बिताते हैं। ठीक ऐसे ही, बल्कि इससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से ये धरती जी रही है, ये चंद्रमा और ये सूरज जी रहे हैं, और ये हज़ारों, करोड़ों, अरबों एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जी रही हैं। वो सब के सब हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड, हमसे कहीं ज़्यादा गहरी बीइंग्स हैं। और ये सब किसको फॉलो कर रही हैं? ये सब ताओ को फॉलो कर रही हैं। ताओ इन सब के अल्टीमेट लीडर हैं। जो इस चीज़ को जान जाता है वो बहुत जल्दी डिज़ॉल्व हो जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी इस शरीर के ज़रिए नॉन सेल्फ हो जाती है, और जैसे ही शरीर के अंदर में घुल जाती है, जब उसके अंदर में थॉट्स का शोर नहीं होता, इमोशंस का शोर नहीं होता, चिंता का शोर नहीं होता, वो बहुत जल्दी उसकी कॉन्शियसनेस धरती की कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाती है। धरती की कॉन्शियसनेस सूरज की कॉन्शियसनेस के साथ, और सूरज की कॉन्शियसनेस चूँकि उसको फॉलो को ताओ वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, इसलिए वो ताओ की कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाता है। और फिर ऐसा आदमी किसी चीज़ से अलग नहीं होता, वो हर चीज़ के साथ एक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने इस बॉडी के एग्जिस्टेंस पे विश्वास करते हैं, इसका मतलब ताओ है। बस इतना वजह काफ़ी है आपको अपनी जर्नी के लिए। इससे ज़्यादा अब क्या चाहिए आपको? जिस दिन मुझे दिखाई दिया कि ये ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ नियम और कानून के बाहर नहीं चल रहा है, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि एक नियम ऐसा भी है जिसके ज़रिए मैं ख़ुद को जान सकता हूँ, ताओ को जान सकता हूँ। उसी दिन से मेरी यात्रा फर्स्ट गियर से, कहना चाहिए न्यूट्रल गियर से, सीधे टॉप गियर में लग गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ भी ऐसे ही होगा।